हेलो एवरीवन, आज है हमारा एटम का सेकंड लेक्चर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब दिया गया था? रदरफोर्ड सर ने 1911 में दिया गया। और इस मॉडल की सबसे मेन चीज क्या है जो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो है न्यूक्लियस। जैसे जे थॉम्सन सर के मॉडल के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला था कि एटम एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं। मीन्स मेनली तो हमें ये पता चल गया था कि एटम एक स्फीयर की फॉर्म में होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। मीन्स ओवरऑल एटम न्यूट्रल होगा। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स वहाँ से मिल गए, फिर लिनार्ड सर की सजेशन से मिल गए थे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है तो कंसंट्रेटेड, वो अलग अलग जगह पे कंसंट्रेटेड हो सकते हैं, बट उनकी भी लिमिटेशन आ गई थी। अब यहाँ से रदरफोर्ड सर ने जो अपना मॉडल दिया उसमें से निकला न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। तो इन्होंने बताया कि एटम कितना एक छोटा सा पार्टिकल होता है ना, एटम कितना छोटा होता है, उसको भी स्टडी किया जा सकता है। कैसे? वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से रदरफोर्ड सर ने अपना एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया और वहाँ से पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। ठीक है, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। इन्होंने नेम न्यूक्लियस नहीं दिया, इन्होंने कुछ बता दिया था कि न्यूक्लियस जैसा है। न्यूक्लियस नेम बाद में पड़ा था। ठीक है, कब दिया गया? 1911 के अंदर। अब सबसे पहले इनके मॉडल का जो मॉडल ही देख लेते कि सेटअप कैसा था एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले इन्होंने लेड कैविटी ली। ठीक है, लेड कैविटी ही क्यों लेते हैं मोस्टली साइंटिस्ट? क्योंकि लेड जो होता है वो स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लैक वाली है ये लेड कैविटी, इसको जरूरी नहीं है ऐसे बनाना, कोई भी शेप बना सकते हो। लेड कैविटी। यहाँ पे जो ये रेड वाला डॉट दिख रहा है, ये रेड वाला डॉट है बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। ये क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। बिस्मिथ क्या है? एक रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव मीन्स डिकम्पोज हो सकता है और इसमें से रेडिएशंस निकल सकती है। तो बिस्मिथ के अंदर से क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल की रेज, अल्फा रेज। ठीक है, बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है जहां से रेडिएशंस निकलेगी। जो कौन सी रेडिएशन निकली है? अल्फा रेज निकल सकती है, बीटा रेज निकल सकती है, गामा रेज निकल सकती है। यहाँ पे निकल रही है अल्फा रेज। अब आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, अल्फा होता क्या है। अल्फा हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस मींस, अब जो हीलियम होता है उसको कैसे लिखते हो? 2He4। इसमें क्या होता है? देखो, उस टाइम पे हमें नहीं पता था, लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि इसमें एक न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अंदर है। ये हीलियम है हमारे पास। अब जो अल्फा है इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस अल्फा मतलब कि इस न्यूक्लियस को हमने क्या बोल दिया है? अल्फा पार्टिकल बोल दिया है। तो अगर मैं इस पे चार्ज की बात करूं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2e, और मास कितना होगा? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम लगभग इक्वल मान ले, वैसे तो प्रोटॉन का मास थोड़ा कम होता है, बट मान लो कि लगभग इक्वल है और उनका मास m है, तो मास कितना होगा? 4m। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बाद में गलती करते हैं कि चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा। तो यहाँ से याद रखो, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज प्लस 2e, मास इज 4m। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अल्फा का। अब आगे देखो, ये जो अल्फा रेज निकल रही है इनको आगे क्या कर दिया गया? कोलिमेट करने के लिए, मतलब एक फाइन लाइन के अंदर। अब जो अल्फा रेज निकलेगी वो तो ऐसे भी है ना कि
थोड़ा इस तरफ भी गई, थोड़ा इस तरफ भी गई, ऐसे बिल्कुल एक फाइन बीम तो निकल नहीं रही है। तो इनको एक डायरेक्शन में लेके आने के लिए हमने लेड स्लिट्स का यूज कर दिया है। ये क्या है हमारे पास, लेड स्लिट्स। लेड स्लिट्स बोल सकते हो या फिर कोलिमेटर बोल सकते हो, लेड कोलिमेटर। कोलिमेटर मीन्स इनको एक फाइन लाइन के अंदर जो आगे मूव करवाई। अब यहां से ये जो अल्फा रेज है वो मूव कर गई आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, आगे एक गोल्ड फॉइल ले ली गई। गोल्ड फॉइल मीन्स गोल्ड की एक शीट ले ली गई। अब ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी जो थिकनेस है 10⁻⁻8 मीटर है, 10⁻⁻8 मीटर है। 10⁻⁻8 बोल सकते हो या फिर 2 × 10⁻⁻7 मीटर भी बोल सकते हो। इतनी पतली, मतलब इतनी ज्यादा फाइन शीट ले ली है। एक एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर और इसकी थिकनेस है 10⁻⁻8 मीटर। मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक एक एटम रख दिए हैं, ऐसे रख दिए एक एटम एक एटम एक एटम, यहाँ पे सिर्फ एक एक एटम की लेयर बना दी है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे एक और लेयर हो गई दूसरे एटम्स की। सिर्फ क्या इतनी पतली शीट है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक एटम की लेयर है। ऐसा नहीं है कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर, नहीं, सिर्फ एक ही लेयर है, ठीक है। ये इतनी पतली है यहाँ पे। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर से जैसे भी पास होंगे, कुछ स्ट्रेट पास हुए, कुछ थोड़ा सा कुछ एंगल पे डेविएट होंगे, ठीक है, कुछ थोड़े ही लार्ज एंगल पे होंगे, कुछ थोड़े और लार्ज पे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे एक आध अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक कर जाएगा, वापिस से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये पता कैसे चला, इसको मेजर करने के लिए हमने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली, ठीक है। ये किस चीज की है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। अब इस स्क्रीन की क्या स्पेशल बात होती है कि यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो इस पे ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, ब्राइट स्पॉट्स, सिंटिलेशंस भी बोल सकते हो। ऐसे एकदम से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो वहां पे ब्राइट लाइट ऑन होती दिखाई देगी कि एक सेकंड के लिए, जैसे यहाँ पे गया तो ब्राइट स्पॉट दिख गया, ठीक है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मतलब पूरी यहाँ तक है, ये हमने बना यहाँ तक दी है, ये यहाँ तक है पूरी की पूरी। सिर्फ इतनी जगह है कि यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल है वो इस तरह से, ठीक है। अब डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होगा एक रोटेबल डिटेक्टर, ये हो गया, ये क्या है, एक रोटेबल, ठीक है, ये हो गया रोटेबल डिटेक्टर। अब यहाँ पे ये जो डिटेक्टर रोटेबल्स मींस इसको हम ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहां मर्जी चाहे वहां रोटेट करवा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से स्ट्राइक कर रही है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रही हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं उस पार्टिकल के बीच में, और जो ये एंगल है स्कैटरिंग एंगल, सीधी जो सीधी चली गई और जो स्कैटर्ड हुई उनके बीच का एंगल हम स्कैटरिंग एंगल बोल सकते हैं। थीटा है या फाई है, जो भी मानना है, मान लेते वो थीटा है तो थीटा स्कैटरिंग एंगल। जरूरी नहीं है यही स्कैटरिंग एंगल हो, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, उसके बाद जो ऊपर की तरफ ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, यहाँ से अगर हमने इसको अनडेविएटेड माना है ये भी थीटा, और जो वापिस चला गया ये भी थीटा। मीन्स थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ पे थीटा हमने स्कैटरिंग एंगल बोला है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अब हमें देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी और किस तरह से इसकी हम
उससे कॉन्क्लूजन क्या निकला कि ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ कि बिस्मिथ के अंदर से अल्फा रेज गई, लेड कोलिमेटर की हेल्प से हमने उनको एक फाइन लाइन के अंदर सेटअप कर दिया, उसके बाद गोल्ड फॉइल के अंदर से पास करवाया, तो अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे फॉल होके ब्राइट स्पॉट्स देंगे, और जिसकी रोटेबल डिटेक्टर की हेल्प से हम उनको डिटेक्ट करके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब जो इसकी थ्योरी होगी उसका मैं फोटो लगा दूंगी यहाँ पे, ये देखो अभी लगा दिया है, ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, मैं थ्योरी लिखूंगी नहीं, समझा दूंगी, तो अपना जो भी नोट्स बनाओ इन पेज पर से देख के बना लेना। तो अब देखो, जो हमने वहां पे वो मॉडल पढ़ा था उसकी अभी हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये ग्राफ होगा, उधर बना तो इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ होगा एन थीटा, एन थीटा क्या होगा, ये होगा थीटा स्कैटरिंग एंगल, और ये होगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, और जो ग्राफ आया कुछ ऐसा आया, ठीक है। जो ग्राफ आया कुछ इस तरीके से हमें मिला। मींस जब स्कैटरिंग एंगल स्मॉल है, मोस्टली पार्टिकल्स वही हैं, जब एंगल बड़ा होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे, बहुत ही कम होंगे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये इसका ग्राफ है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां से ये अल्फा पार्टिकल की रेज आ रही है, अल्फा रेज आ रही है, ठीक है, और यहां पे ये एटम है एक। अब अभी के लिए तो हमें पता है ना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आज का मॉडल हम वही वाला मान रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था कि एटम की जो स्ट्रक्चर है ऐसी है, थी तो उस टाइम पे भी एटम की स्ट्रक्चर ऐसी, तो जो भी ये ऑब्जर्वेशंस आई उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए सही वाला मॉडल ही लेंगे। उनको नहीं पता था, बट हमें तो पता आज का मॉडल। तो अभी के लिए जो 12th का सिलेबस है कुछ ऐसा ऐसा मॉडल है हमारे पास। यहां से होगा क्या, देखो सबसे पहले कि जब अल्फा रेज आएगी, अल्फा रेज, और ये है गोल्ड का न्यूक्लियस, ये क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास होगा 4m और चार्ज होगा +2e। तो जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है वो 50 टाइम्स हैवी होता है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में जो गोल्ड न्यूक्लियस है वो 50 टाइम्स हैवी होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अल्फा रेज आएंगी और ये जो गोल्ड की शीट होगी जिसमें से हमने स्टडी करने के लिए सिर्फ एक एटम उठा लिया है, इस गोल्ड की फॉइल के अंदर से पेनिट्रेट होके जाएगी पीछे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब ये अल्फा रेज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर से पेनिट्रेट होकर गई, तो क्या हुआ, सबसे पहला जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो आई हमारे पास। इस ग्राफ को रब कर दूं, तो मैं अभी के लिए रब कर देती हूँ इसको। देखो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes through gold foil is undeviated। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडेविएटेड चले गए, कितने 99.87% समथिंग, मींस लगभग 99.8% पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिना किसी स्कैटरिंग के, बिना किसी डेविएशन के सीधा चले गए। मींस ऐसा है कि यहाँ से जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आए
वो ये जो बीच में स्पेस खाली है ना, यहाँ से होता हुआ पीछे चला जाएगा। अब ये मत सोचना कि 3 लेयर पास कर रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, हम 12th में तो लगभग इतना ही पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं और कुछ इस फॉर्म में होते हैं। रियल स्ट्रक्चर ये होती है एटम की, बट इसकी हेल्प से एटम को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाइड वर्जन हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, बस इसको ध्यान रखने कि एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि जब यहाँ से देखो, जब ये अल्फा पार्टिकल की रेज जाएगी तो ये मान लो ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन के, बीच में न्यूक्लियस होगा, इधर न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं। तो जब अल्फा रेज गई या तो फर्स्ट वाले न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में से चली जाएगी या सेकंड ऑर्बिट के बीच में से, इसको ऑर्बिट एक ही पास करना है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्बिट्स हैं इसको थोड़ा ऐसे उठा के देख लो, ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बजाय बोर्ड से ऐसे उठा दो, समझ गए ना, इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे तो बीच में पॉजिटिव चार्ज और ये ऑर्बिट्स बन के अल्फा रेज आई तो कहीं से भी पास हो सकती है। अगर हम बोल रहे हैं कि अनडेविएटेड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स के बीच में से गई है और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बीच में जो ये स्पेस खाली होता है इसमें से ये पास हो गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? जिसका कंक्लूजन निकला ये है कि मोस्टली स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट। मोस्टली स्पेस वैकेंट है, मतलब बहुत सारा खाली स्पेस पड़ा हुआ है, इसलिए जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल सीधा पास हो गए। कुछ इस तरह से, जैसे हम एक डायग्राम और बना देते, ये न्यूक्लियस है, ये जो अल्फा पार्टिकल जो सीधा पास हुए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं, इनको फर्स्ट पार्टिकल बोल दो, जो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जो फर्स्ट पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से काफी दूर है। क्यों? क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, काफी दूर है, कोई रिपल्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड है, बिल्कुल सीधा चले गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली लिखना कैसे है मैंने फोटो लगा दिया तो वहां से लिख लेना। इसमें क्या होगा, अप्रोक्स 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल scatter more than 1 डिग्री। मतलब अब क्या हो रहा है कि ये जो सेकंड वाला पार्टिकल आया, ये जो हमने बोले 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियस के। अल्फा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये आ गया ऐसे, जाना तो सीधा चाहिए था बट ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो जाएगा और ये आ जाएगा स्कैटरिंग एंगल थीटा लेस देन 1 डिग्री। कुछ ऐसा ही नीचे भी शो कर सकते हो, ऐसे जाना सीधा चाहिए था बट थोड़ा सा डेविएट हो गया रिपल्शन की वजह से, थीटा लेस देन 1 डिग्री, मतलब बहुत स्मॉल डिफ्लेक्ट हुए अपने ओरिजिनल पाथ से, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से अभी भी काफी ज्यादा दूर है। तो ये क्या होगा, इसका रीजन होता है रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियस या रिपल्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे कूलम्स लॉ की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा कि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर देगा और रिपल्शन की वजह से ये अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल और इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी। ठीक है,
ये हो गया, ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और यही रिपल्सिव फोर्स जो है कूलम्स फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कल में या इलिप्टिकल पाथ में, जो भी पाथ है अभी के टाइम पे, अभी के लिए हम सर्कल मान के चल रहे हैं, वैसे इलिप्टिकल पाथ होता है बट अभी हम सर्कल ही मानेंगे कि ये जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है, कूलम्स लॉ। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो भी मैंने फोटो में ऐड कर दिया था। जो मैं बता रही हूँ ना यही है, बस लिखने का जो पैटर्न होगा अपना वहां से जो मैंने नोट्स डाले वहां से देख लेना, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है अलग से जो मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब रिपल्शन स्टार्ट हो गई है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड देखो, ओनली 1 अल्फा आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों कि जैसे देखो ये थर्ड, ये तो सेकंड वाले अल्फा पार्टिकल थे ना, अब थर्ड वाला अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, बट अल्फा पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। कैसे, ऐसे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा थीटा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री। ठीक है, कुछ इसी तरह से नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो, जाना चाहिए था सीधा बट ऐसे आ गया, तो थीटा हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। मीन्स कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो इसके पेरिफ्री पे, बिल्कुल ऐसे, ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हल्का सा भी नजदीक से गए ना तो न्यूक्लियस कैसा, पॉजिटिव चार्ज, इनको जाने थोड़े ना देगा, अल्फा पे भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव। जैसे ही जाने की कोशिश किया न्यूक्लियस ने इनको बिल्कुल जोर से रिपेल कर दिया, इतनी जोर से रिपेल किया कि ये 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पे डेविएट हो गए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स ट्राई टू गो नियर पेरिफ्री ऑफ न्यूक्लियस, और इसकी वजह से उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन को फेस करना पड़ेगा, और इसीलिए अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ही लार्ज एंगल पे स्कैटर हो गए। अब सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो गई, नोट डाउन कर ली, नोट डाउन तो पहले ही कर ली थी। अब देखो फोर्थ वाली ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है कि ओनली वन अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय 180 डिग्री। डेविएट क्या, ये तो बाउंस बैक हो गया ना, कि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा, ऐसे सीधा गया, इसके बिल्कुल इस के जो न्यूक्लियस है ना इसके बीच में जाने की कोशिश करेगा। अब इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, ये इसको क्या कर देगा, टच नहीं करेंगे ये। ठीक है, डिस्टेंस पे रहेंगे, यहाँ पे रुकेगा और फिर बाउंस बैक, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो ट्राई कर रहे थे हेड ऑन कोलिजन की, हेड ऑन कोलिजन विद न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या बोल रहा था कि चलो आज और लड़ाई करते हैं न्यूक्लियस के साथ, और इस माइंड सेट की कि वो न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर देगा और उसको मूव करवा देगा, बट न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस है, ठीक है, 50 टाइम्स मोर हैवियर है, तो उसने अल्फा पार्टिकल को नजदीक भी नहीं आने दिया, दूर से ही रिपेल कर दिया, और दूर से ही रिपेल करके न्यूक्लियस चला गया अपना वापस, अल्फा पार्टिकल चला गया वापस 180 डिग्री पर, और न्यूक्लियस रहा अनडिफ्लेक्टेड, अनमूवेबल। ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में था, रेस्ट में था। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में जब ये कूलम्स रिपल्सिव फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है, तो उस टाइम के अंदर न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस डज नॉट मूव स्लाइटली, इवन स्लाइटली, मीन्स थोड़ा सा हिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी है, बहुत ही भारी है।
ठीक है, कुछ ऐसा लगा सकते हो हाथी और हिरन है, ठीक है, हाथी न्यूक्लियस हो गया और हिरन अल्फा पार्टिकल हो गए। हिरन सोच रहा है मैं हाथी को टक्कर मार के दूर हट कर दूंगा, बट हाथी नहीं हिलने वाला वहां से, क्योंकि वो हाथी है, बहुत हैवी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक अल्फा पार्टिकल जो वापस जा रहा था, ये क्यों था, क्योंकि वो उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इन सारी ऑब्जर्वेशंस और सारी कंक्लूजन्स को हम मिला दें तो यहाँ से मेनली क्या निकल रहा है। मेनली यहाँ पे ये बोल रहा है, रदरफोर्ड सर ने कहा कि जो ये एक अल्फा पार्टिकल है ना, जो ये एक अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर रहा है, या कुछ अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 99.87% अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड भी है, 0 डिग्री पे जा रहे हैं। तो इन सब का रीजन क्या है, तो इन्होंने बोला कि एटम में मोस्टली स्पेस तो एम्प्टी है, और कुछ जगह पे एटम का सारा इंटायर मास, इंटायर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, या फिर फिक्स है, या फिर प्लेस किया हुआ है एक टीनी सेंट्रल कोर में। इन्होंने ये दो कंक्लूजन दे दिए अपने जो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन लिखना होता है, उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मोस्टली स्पेस तो एटम के अंदर एम्प्टी है, और उसके बाद जितना मास या जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं बीच में कहीं पे एक जगह होगी उसके अंदर लाई करता है। ठीक है, टीनी सेंट्रल कोर में। तो इन्होंने बोला कुछ ऐसा एटम का स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये इस जगह पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होंगे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं इसने नहीं बताया था। ठीक है, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसने स्पाइरल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, जो मैं अभी करवाऊंगी इसकी लिमिटेशंस में। बट अभी के लिए समझो कि अभी तक तो क्या था, देखो एटम कुछ ऐसा दिखता था हमें। सबसे पहले जे थॉम्सन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे व्हाइट वाला पोर्शन हो गया। फिर लिनार्ड ने कहा नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी लोकलाइज्ड है, कुछ इस तरह से लिनार्ड की सजेशन थी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नहीं था ना, उसका कोई मॉडल था लिनार्ड का, सिर्फ सजेशन थी। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा ये दोनों ही बातें गलत है, न्यूक्लियस मतलब टीनी सेंट्रल कोर, उसने नाम नहीं दिया न्यूक्लियस, टीनी सेंट्रल कोर में सारा पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड है, या यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूम रहे और मोस्टली स्पेस खाली है। ठीक है, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये देखो कितना सारा स्पेस खाली है, जिसकी वजह से अल्फा रेज इनके बीच में से चली जाएगी अनडेविएटेड। ठीक है, तो ये इसके मॉडल की कंक्लूजन थी। अभी हम इसकी लिमिटेशन देखो। जो फर्स्ट लिमिटेशन इनकी थी, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस हो गया। इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक स्पाइरल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाता है और न्यूक्लियस में फॉल हो जाता है। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा डायरेक्टली कहा नहीं, बट इनके जो मॉडल थे वहां से कंक्लूजन निकला था। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में स्पाइरल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। स्पाइरल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे मीन्स क्या बोल रहे हैं कि ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसकी थ्योरी ये वाली है, यहां से ये इसको नोट डाउन कर लो। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ताकि वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कल पाथ में रिवॉल्व कर सके। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में एक्सेलरेटेड होता है, सर्कुलर पाथ के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन में। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
कूलम्स लॉ क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होगी उसकी हेल्प से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेटेड है। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो लोरेंट्ज की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, लोरेंट्ज की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड है तो वहां से रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है तो वहां से रेडिएशन बाहर निकलेगी। किसने बताया, लोरेंज ने बताया। रेडिएशन निकलेगी तो इसका मतलब एक टाइम पे अगर इसका ऑर्बिट ये था, रेडिएशन निकल गई, फिर क्या होगा, इसका ये ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, यहाँ पे है, फिर रेडिएशन निकल गई, फिर और छोटा हो गया। क्योंकि रेडिएशन निकल रही है तो उसका सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो भी तो छोटी होगी ना, उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो इस वजह से हर बार वो एनर्जी को एमिट आउट करेगा और इवेंचुअली किस में फॉल हो जाएगा, इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वो फॉल हो गया। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो गया मतलब सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। जो घर हैं, हम हैं, हर चीज अपने आप टूट के गिर रही है। जैसे मूवीज में डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं ना, डिस्ट्रक्शन को कैसे दिखाएंगे, जब कोई भी चीज है वो गिर रही है, एकदम से सारी की सारी चीजें कोलैप्स हो रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। बट ऐसा थोड़े ना होता है। एटम तो कैसा है, स्टेबल है। एटम स्टेबल है ना, तो एक तरह से जो रदरफोर्ड की फर्स्ट लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकेंड बात इन्होंने ये बोली कि जो ये एक्सीलरेट हो रहा है और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हर बार अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, हर बार रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है, हर बार मतलब फ्रीक्वेंसी एमिट आउट कर रहा है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है तो इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी निकल रही है। तो यहां से क्या निकलना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी निकलनी चाहिए कंटिन्यूअस, सारी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी निकलनी चाहिए। तो एक तरह से हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं है। मिलता क्या है, हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। अब ये चीज एक्चुअल में है क्या, स्पेक्ट्रा वगैरह, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। तो अभी के लिए देखो, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा लगभग सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन बाहर आएगी, हर एक फ्रीक्वेंसी की। बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, स्पाइरल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। कुछ और ऑर्बिट होंगे जिसके ऊपर आगे स्टडी किया गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नील बोहर मॉडल के बारे में, जिन्होंने इनकी लिमिटेशंस को दूर कर दिया था। ठीक है, कर लोगे? ओके।